नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है उसके पहले 15 क्वेश्चंस। क्लियर है बात? इसके बारे में मैंने आपको यूट्यूब पर डाल दिया था कि एक दिन पहले आपको 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से दिए जाएंगे और अगले दिन उनका वीडियो सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब तक 5 पेपर हो चुके हैं तो 120 इंटू 5 600 क्वेश्चन हो जाएंगे और जब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो और क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और लगभग 2000 के आसपास आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो ये थंबनेल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, द एचजी कॉन्सेप्ट का मोटो यही है, सेलेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस। जब से द एचजी कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है हमारा एक ही टारगेट है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्टूडेंट को केवल और केवल रिवीजन पर फोकस हो, उसे स्टडी मटेरियल इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं हो। आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल की उससे रिक्वायरमेंट है वो ऐप पर वीडियो, पीडीएफ और क्वेश्चंस की फॉर्म में अवेलेबल है। अब जो रिवीजन कर ले जाएगा वो अपनी सीट निकाल ले जाएगा और जो केवल सोचता रहेगा कोई बात नहीं, आगे फिर से वैकेंसी आती रहेंगी, देते रहिए। अब जितनी सीट्स है उतने ही लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन जो आज से ही लग जाएगा बिना कुछ सोचे केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान देगा, रिवीजन पर ध्यान देगा, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आपकी इस मुहिम में हम क्या सहायता कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, उसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक रामबाण औषधि के रूप में साबित होंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 के सॉल्यूशंस। उसमें पहले 15 क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं। 2011 में जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसके पहले 15 क्वेश्चंस को इस क्लास में, ये पहली क्लास है हमारी इस टेस्ट सीरीज की। तो आइए शुरू करते हैं। और आज 1 जनवरी भी है, तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आराम से इसको देखिए, समझिए और इसका जवाब सोचिए। आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी करने से आप पूरा कोर्स नहीं कर पाएंगे। आप एक बार रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को देखिए। पहला क्वेश्चन है, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, ये टर्म आपने सुना है, प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चयन, ये थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी, ये पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एरेस्मस डार्विन, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन और डी व्रीज। क्लियर है? तो नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। देखिए, सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। देखिए, और ईयर भी लिख रखे हैं 1809 से 1882। क्लियर है बात? प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। अब आप चार्ल्स डार्विन के बारे में और क्या याद रख सकते हैं? एक तो इनका सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो है इनकी बुक, और इनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, और सन भी आप याद रख सकते हैं 1809 से 1882। इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने
साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पास 22 द्वीपों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, जिसे गैलोपेगोस आइसलैंड कहा जाता है। इस पर एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इसको लिविंग लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। गैलोपेगोस आइसलैंड को लिविंग लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अमेरिका के पास 22 द्वीपों की श्रृंखला है। और याद कीजिए, ये वही डार्विन है जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में बताया। और इस खोज के दौरान या इन प्रयोगों के दौरान डार्विन ने जिस जहाज का प्रयोग किया वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, HMS बीगल जहाज। इतनी जानकारी आपको चार्ल्स डार्विन के बारे में याद रखनी है। जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो डार्विन, डार्विनिज्म और उसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आप नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन, ईयर, बुक, साउथ अमेरिका के गैलोपेगोस आइसलैंड, लिविंग लेबोरेटरी और डार्विन का जहाज HMS बीगल। क्लियर है? याद रहेगा, आराम से देखिए। आइए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, पढ़िए इसे। क्या क्वेश्चन है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय या एक्सहिबिटेड बाय। कार्ट व्हील संरचना दर्शाती है। कार्ट व्हील जैसी संरचना किसकी है? राइबोसोम की, लाइसोसोम की, सेंट्रियोल की और न्यूक्लियोलस की। देखिए आप, किसकी है कार्ट व्हील जैसी संरचना? तो इसका सही जवाब है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। अगर आपसे ये पूछ ले कि सेंट्रियोल की खोज किसने की, तो आपका जवाब रहेगा टी बावेरी। टी बावेरी ने सेंट्रियोल की खोज की। सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में पाया जाएगा, केवल जंतु कोशिका में प्रेजेंट होगा। ये भी आपको याद रखना है। और सेंट्रियोल झिल्ली विहीन, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए। बाकी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जिस पैटर्न में मैं आपको समझा रहा हूं उसी में देखें। क्लियर है बात? कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की है। इसे क्या कह सकते हैं? तारक केंद्रक भी कह सकते हैं। ये देख लीजिए। ये चीज अगर आप याद रख सकें तो ये जो कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल की, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का एक अरेंजमेंट होता है, और ये व्यवस्था भी अगर आप याद रख ले तो वो है 9+0। सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल के पेरीफेरल या परिधीय भाग में 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होंगी। ट्रिपलेट। और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगी। इसलिए सेंट्रियोल की माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 9+0, 9
ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल परिधि पर और बीच में सेंटर में जीरो होगी, कोई नहीं होगी। इसकी खोज ये केवल एनिमल सेल में मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। और सेंट्रियोल के क्या काम है ये आप जानते हैं। सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का जो सेंट्रोसोम है उसको अटैच करके और पोल्स या ध्रुवों की तरफ लाने का काम या स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम भी सेंट्रियोल का है। और जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसमें जो पूंछ है, टेल है, उसका ओरिजिन भी सेंट्रियोल से ही माना जाता है। वो हम जब पढ़ेंगे अच्छे से देखेंगे। आप यहां पर इसको बहुत अच्छे से देखिए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये देखिए, आराम से आप क्वेश्चंस को देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझेंगे, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं उसे याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज का ये पहला जो 2011 में पूछे गए 15 क्वेश्चंस है और उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा दोस्तों। आप रोजाना के ये 15 क्वेश्चन बार बार रिपीट करें। जब भी आपको पढ़ने का समय नहीं मिले, मोबाइल आपके पास है, आप कहीं भी चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, आपके पास समय है, मोबाइल देख सकते हैं। तो इसी सिस्टमेटिक वे में ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज आप देखिए। जब एग्जाम देंगे, पेपर देखेंगे, तब आपको एक एक क्वेश्चंस की क्लियरिटी का बहुत फायदा होने वाला है। आइए, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया के बादल किसमें पाए जाते हैं? इसको आप याद रखेंगे, अंडाणु में या ओवा में। आराम से देखिए, इसको याद रहेगा, कुछ भी नहीं सोचना है और कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड या माइटोकॉन्ड्रिया के बादल स्पर्म, ओवा, अमीबा और ओव। तो इसका सही जवाब है ओवा के अंदर। ओवा के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। याद रहेगा, देखिए। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, और ये क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमन। स्त्री में निषेचन स्थल होता है। ओवरी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। अंडाशय, गर्भाशय मुख, फैलोपियन नलिका और गर्भाशय। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, सबसे फेमस क्वेश्चन है। आरपीएससी अगर एम्ब्रियोलॉजी या फर्टिलाइजेशन से कोई क्वेश्चन पूछेगी तो ये फर्टिलाइजेशन का या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जरूर पूछती है, और इसको आपको याद भी रखना चाहिए। और इसका सही जवाब है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी आप कह सकते हैं। ओविडक्ट। और कोई आपसे पूछ ले कि ओविडक्ट के भी किस भाग में, तो आप याद रख सकते हैं एम्फुला में। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के किस भाग में होता है? एम्फुला में होता है। आराम से देखिए इसे। सही जवाब फैलोपियन ट्यूब। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2011 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द ओड वन। असंगत का चयन कीजिए। इन चारों में से अलग कौन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार ओव्यूल से संबंधित है। बीजांड काई या न्यूसेलस ओव्यूल या बीजांड से संबंधित है।
एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोष, ये भी ओव्यूल से संबंधित है। लेकिन पराग कण किससे संबंधित है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से संबंधित। तो विषम कैसे हो गया कि बाकी सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ओव्यूल या बीजांड के भाग है और परागकण अलग है। परागकण के बारे में आप याद रखिए कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और इसकी जो बाहरी भित्ति है वो सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। पादप शरीर का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पोलेन ग्रेन या पराग कण की बाह्य भित्ति या एक्साइन के रूप में पाया जाता है। देख लीजिए, तो सही जवाब पोलेन ग्रेन, ये आंसर हो गया इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन और जो मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड, स्पिंगोलिपिड से निर्मित संरचना है। तो याद कीजिए, ये आपकी नर्व सेल है, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, क्लियर है। और ये इसका पीछे सिनेप्टिक नोब जिसको आप कह सकते हैं, ये जो पार्ट है ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट। जो भी स्टिमुलस होगा, जो भी उद्दीपन होगा उसको डेंड्राइट लेंगे और फिर ये साइटोन या सोमा इसको बोला जाएगा। इस एक्सोन के ऊपर स्पिंगोलिपिड से बनी संरचनाएं होती है जो इंपल्स या आवेग को लीक नहीं होने देती। जिस इंटेंसिटी से स्टिमुलस आया है उसी से नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचे। इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है माइलिन सीट या माइलिन आच्छद, और ये स्पिंगोलिपिड से बना होता है, एक्सोन के ऊपर पाया जाता है। दो माइलिन आच्छद के बीच का जो गैप है उसे रेनवियर के नोड कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। आराम से देखिए, नोड ऑफ रेनवियर। तो आपसे तो ये पूछा गया है कि इन चारों माइलिन सीट, न्यूजल्स बॉडी, न्यूरोलेमा और डेंड्रोन, इनमें से स्पिंगोलिपिड से बनी संरचना है माइलिन सीट, माइलिन आच्छद। याद रहेगा। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए। द सेल सिक्रेटिंग हिस्टामीन, हिस्टामीन का स्रवण करने वाली कोशिका कौन सी है? नाम सुना है आपने हिस्टामीन? हिस्टामीन, और हिस्टामीन रिलीज करने वाली जो सेल है उसका नाम है मास्ट सेल। ये रही, तो सही जवाब है मास्ट कोशिका। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की एक सेल है मास्ट सेल। वो क्या रिलीज करेगी? हिस्टामीन रिलीज करेगी, हिस्टामीन। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखिए। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो एकदम आप सटीक तरीके से याद रखेंगे,
फ्लैसी मीजोकार्प या गूदेदार फलबित्ती। आम का खाने योग्य भाग कौन है? फ्लैसी मीजोकार्प या गूदेदार फलबित्ती। अभी शुरुआत है, क्लियर है। 2011 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। अभी मैं आप आम के बाहर वाला भाग क्या है, गुठली जो है वो कौन सा भाग है, इस तरीके की चीजें जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने आप क्लियर होती जाएगी। अभी मैं पहली ही क्लास में बहुत सारी डिटेल आपको बताऊंगा तो बहुत सारे कंफ्यूजन होने के चांसेस है। क्लियर है? तो ये बात आप मन से निकाल दीजिए कि मैं केवल एक क्वेश्चन के बारे में कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। तो ये तो की में ही पता लग जाएगा कि आरपीएससी की और पेपर देख लेंगे, उसमें से इसका आंसर बी है। तो आपका वीडियो देखने की क्या जरूरत है? क्लियर है? तो ये दैचजी कॉन्सेप्ट का अपना पैटर्न है, आपको उलझाने का प्रयास नहीं है, एक सटीक तरीके से कनेक्टिविटी देने का प्रयास है। अभी आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि आम का खाने योग्य भाग, आप आम के जिस भाग को खाते हैं वो भाग क्या है, वो आप याद रखेंगे, गुदेदार मध्य फल भित्ति, फ्लैसी मीजोकार्प है। चिंता मत करिए, आम आगे आएगा, उसकी गुठली क्या है, उसकी बाह्य भित्ति क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको कहूंगा कि बताइए खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आपको याद आना चाहिए फ्लैसी मीजोकार्प। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं अभी बहुत डिटेल में जाके बताऊंगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कि पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर ही क्वेश्चन देखने का मजा आएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी थ्योरी को अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। रोजाना के ये 15 क्वेश्चन पहले आप ऐप पर जाकर टेस्ट के रूप में दीजिए कि आपको सारे आ रहे हैं, और फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। एक भी वीडियो ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मैंने रिवीजन के बारे में नहीं कहा होगा। वर्तमान में ऑनलाइन के पैटर्न में बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेता है, उसे लिखता रहता है, लेकिन उसका रिवीजन नहीं हो पाता। इसीलिए पीडीएफ इस पैटर्न में मैंने आपको दी है कि उसको पढ़िए और एक बुक में शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले उस टॉपिक को 2 बार पढ़ना जरूरी है। तो आम का खाने योग्य भाग फ्लैसी मीजोकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैचजी कॉन्सेप्ट। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस, जो बच्चे ले रखे हैं उनको पता है। आप भी अगर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एक सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार स्टडी मटेरियल देख रहे हैं तो देर मत कीजिए, समय बहुत कम रह गया है। इधर उधर बुक्स और कहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में मत सोचिए। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी करने का मानस बना लिया है, प्ले स्टोर पर जाइए, द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए। आपका काम केवल वीडियो देखना, पीडीएफ समझना और उसे रिवीजन करना है। देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? आपको ये याद आना चाहिए कि सर क्वेश्चन में बैक्टीरिया लिखा हुआ है, एक और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एक और होता है माइकोप्लाज्मा। इनमें से कोई भी होता तो हम जानते हैं सर कि ये सभी प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70s या 70s होता है। तो आंसर 70s। क्लियर है?
याद रहेगा। अगर यूकेरियोट होता तो एटीएस, यहां पर बैक्टीरिया बोला है प्रोकेरियोट, और ये तीनों कौन से किंगडम से भी संबंधित है, कौन से जगत से संबंधित है, मोनेरा किंगडम। मोनेरा में आने वाले प्रोकैरियोट जीवों के अंदर राइबोसोम 70S टाइप का होता है। आराम से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से किंगडम में आते हैं, मोनेरा में। अब इसको यूं पूछ ले कि मोनेरा में कौन कौन है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। मोनेरा में जो सेल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें राइबोसोम का अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S या 70S होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट फॉर पेपस इज फाउंड इन कंपोजिटी। कंपोजिटी में पेपस किस लिए पाया जाता है, और इसका सही जवाब है वायु प्रकीर्णन या एयर डिस्पर्सल के लिए। कंपोजिटी, क्लियर है बात। कंपोजिटी के अंदर जो बाह्य दल होता है, जिसे आप सैपल कह सकते हैं, वो रूपांतरित होकर, मॉडिफाइड होकर किसमें कन्वर्ट हो गया है, पेपस में। पहला क्वेश्चन तो ये कि पेपस किसका रूपांतरण है, सैपल या बाह्य दल का। ये क्या करते हैं, वायु प्रकीर्णन या एयर डिस्पर्सल में मदद करेंगे। क्लियर है बात। ये जो फैमिली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंपोजिटी, अगर इस कंपोजिटी का पुष्प क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो उसे हेड या कैपिचुलम या मुंडक प्रकार का पुष्प क्रम कहा जाएगा। देखिए आराम से, कंपोजिटी फैमिली के अंदर किस टाइप का इनफ्लोरोसेंस या पुष्प क्रम होता है, हेड या कैपिचुलम या मुंडक प्रकार का। इनमें बाह्य दल मॉडिफाइड होकर पेपस बना देते हैं कंपोजिटी में, जो एयर डिस्पर्सल या वायु प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार होते हैं। याद रहेगा आपको, आराम से देखिए इसे। आइए, इस मुंडक के बारे में एक चीज अगर आप यहां पर याद रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, जो कैपेचुलम या हेड या मुंडक प्रकार का है, उसके केंद्रक में और उसके परिधि में, केंद्रक में डिस्क से और परिधि पर रे शेप या रे टाइप क्या होंगे, पुष्पक होंगे। ये भी आपको याद रखना है। कैपेचुलम या हेड या मुंडक पुष्पक्रम में केंद्र पर, सेंटर पर डिस्क शेप और पेरिफेरल पार्ट पर रे शेप। आगे हम जब फैमिली पढ़ेंगे तब इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि कंपोजिटी, कैपेचुलम या हेड, सेंट्रल पार्ट में डिस्क शेप और पेरिफेरल में रे शेप, बाह्य दल पेपस में कन्वर्ट और पेपस एयर डिस्पर्सल का काम करेंगे। देखिए, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 में पूछे गए फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन तंत्र की विशेषता है। याद रखिए, एक क्लास है स्तनधारी या मैमल्स,
और इन मैमल्स के कुछ स्पेशल या सैलिएंट कैरेक्टर हैं। उसमें पहला तो है मेमोरी ग्लैंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको बहुत ध्यान से देखना है। स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। दूसरा है डायाफ्राम। डायाफ्राम का पाया जाना भी मैमल्स का अभिलाक्षणिक गुण है। तीसरा है एयर पिन्ना, कर्ण पल्लव। एयर पिन्ना का पाया जाना भी मैमल्स का सैलिएंट फीचर या अभिलाक्षणिक गुण है। और चौथा आप याद रखेंगे, बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है, हैवर्सियन सिस्टम, जो मैमल्स में पाया जाएगा। तो कहां पाया जाएगा? केवल स्तनियों की हस्तियों में। बोन्स ऑफ ओनली मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 3। स्तनधारियों की, मैमल्स की बोन के अंदर स्पेशल टाइप का सिस्टम है जिसे हैवर्सियन सिस्टम कहा जाएगा। इसके अलावा भी एयर पिन्ना, डायाफ्राम और मेमोरी ग्लैंड ये स्पेशल या सैलिएंट फीचर है स्तनधारियों के, मैमल्स के। देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, फिर से एक आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए इसे। क्वेश्चन नंबर 12, द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। बीजांड का वह स्थान जिसे बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है और इसे कहा जाएगा हाइलम। याद कीजिए, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए आपको याद आएगा, ये सिनर्जिड्स, एग सेल, ये डाइकेरियोटिक सेल, एंटीपोडल सेल, इंटेगुमेंट और ये बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल, ये रहा। और ये पूरा जो है ये ओव्यूल है और इस ओव्यूल को बीजांड व्रंत से जोड़ने का काम जो स्ट्रक्चर करेगी ये, और इसे कहा जाएगा हाइलम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए आपको ओव्यूल का लेबल्ड डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर हाइलम या नाभिक है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आगे आइए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन। किसे ट्रिपल टीका के नाम से जाना जाता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। इन तीनों के ट्रीटमेंट के लिए एक टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। 3 डिजीज से रिलेटेड है, इसलिए इसे ट्रिपल टीका कहा जाएगा। तो आंसर डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। क्लियर है? आराम से देखिए, बाकी के बारे में मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं ताकि बाद में कोई ऐसी गलत इमेज आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए जिससे आप कंफ्यूज हो कि बीसीजी भी हो सकता है क्या। मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, 3 के लिए एक टीका, एक वैक्सीन, ट्रिपल वैक्सीन कहा जा रहा है इसे। इस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं, उसी पैटर्न में आप चीजों को देखें। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एक बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें याद भी रहेगी। क्लियर है? अभी शुरुआत, पहली क्लास, पहले 15 क्वेश्चन, उसका आंसर,
जहां जरूरत है कुछ एक्सप्लेनेशन देने की दे रहा हूं, जहां जरूरत है आपको ये चीज याद रखने की, क्योंकि पूरे पेपर बहुत अच्छे से स्टडी करके ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 15 क्वेश्चन देखे और आपको बताना शुरू कर दिए। 5 साल के पूरे पेपर का सही से एनालिसिस किया है, लेकिन उसी पैटर्न में कि पहले 15 क्वेश्चन आपको एक दिन पहले अवेलेबल होंगे, नेक्स्ट दिन आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा और आपको ये याद रखना है। क्लियर है? इनका रिवीजन जरूरी है। जब भी आपको 15-20 मिनट का समय मिले, ये वीडियो आप 2x स्पीड पर करके देख लें। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल या सर्टोली कोशिकाएं किससे संबंधित है? टेस्टीज से। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है आरपीएससी के लिए, फेमस है बिल्कुल। ये क्या करती है? सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करेगी? सर्टोली सेल। देखिए, और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज की यह पहली क्लास। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पास निश्चित समय है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए क्लास को अच्छे से देखें। एक दिन पहले आप टेस्ट दें 15 क्वेश्चन का, आपको क्या लगता है, और फिर उसके बाद वीडियो एक्सप्लेनेशन, और इसको कम से कम 2 बार जरूर देखें। क्लियर है? आइए, डोट्स प्रोग्राम। अब इस 15वें क्वेश्चन में डोट्स आया है। इस डोट्स की फुल फॉर्म आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आपको एक काम मिला है, डोट्स, DOTS, डोट्स की फुल फॉर्म इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिखेंगे कि ये डोट्स की फुल फॉर्म है। डोट्स प्रोग्राम कंसर्न विद, किससे संबंधित है ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, एरेडिकेशन ऑफ टीबी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। क्षय रोग या टीबी के उन्मूलन के लिए चलाया गया प्रोग्राम है डोट्स। और क्या है डोट्स की फुल फॉर्म? ये आप जैसे ही ये वीडियो देखेंगे, डोट्स की फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में कंपल्सरी रूप से लिखेंगे। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लिखना चाहिए। 2 टाइप की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला कि डॉट्स की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में आपने लिखा, कुछ गलती हो गई, उसका रिप्लाई आएगा, और वही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। मुझे यहां डॉट्स की फुल फॉर्म लिखने में जोर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप टीबी के इरेडिकेशन या उन्मूलन के लिए चलाए गए डोट्स प्रोग्राम की फुल फॉर्म लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये पहली क्लास 2011 के पेपर में पूछे गए पहले 15 क्वेश्चन विद वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। मुझे आशा है ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, लेकिन आप जुड़े, पहले टेस्ट दें। जिस पैटर्न में आपको चीजें अवेलेबल करवाई है उसी के लिए या उसी के अकॉर्डिंग देखें। पहले आप 15 क्वेश्चंस का टेस्ट दें, उसके बाद वीडियो एक्सप्लेनेशन देखें, फिर जब भी आपको समय मिले दोबारा वीडियो एक्सप्लेनेशन देखें। क्लियर है? जैसे ही 2011 का पूरा पेपर हो जाए, 15-15 के स्लॉट में ही हम बात करेंगे, फिर एक साथ भी आप दे सकते हैं, वो भी आपको सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्लियर है बात? तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।